बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, वीकेंड पर कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कल से शुरू होने वाला जुलाई का महीना काफ़ी सनसनीखेज होगा। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद सियासी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो पहले ही कमज़ोर थी वो इस फैसले के बाद मजीद कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब भी पूरा हो गया, जिसके बाद अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अब आइन में कोई नई तरमीम होने वाली है, क्योंकि कयास आराइयां तो पहले से ही थी कि हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम चाहती है और ये भी खबरें हैं कि 2/3 अक्सरियत के बावजूद हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम के लिए PTI के आज़ाद अरकान असम्बली को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन आज़ाद अरकान का मुस्तकबिल क्या है और क्या 9 मई मुकदमात में मुमकिन नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद कम होने जा रही हैं? इसके अलावा जुलाई के महीने में मुल्की सियासत में और कौन सी नई तब्दीलियां रोनुमा होने वाली है और उनके मुल्क पर क्या असरात होंगे, प्रोग्राम में आज न सिर्फ इस पर गुफ्तगू करेंगे बल्कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मईशत को डिस्कस किया जाएगा कि वजारत खजाना ने रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी पर मुश्तमिल माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तरसीलात ज़र में तो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है लेकिन बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई है। इस कमी की क्या वजूहात हैं और चीन ने जो पाकिस्तान का 3.4 अरब डॉलर का कर्ज रूल ओवर किया है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना खुशाइंद है और इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर क्या होंगे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत क्यों बढ़ती जा रही हैं, इनको डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब और माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। तो सबसे पहले मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से है कि जिसके बाद जो मखसूस नशस्तें थीं अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI समेत जो जमातें हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। तो इस पर ज़रा पहले लीगल ओपिनियन ले लेते हैं, फिर आगे चलकर मैं अपनी तज्ज़ियाकारों से उनका तबसरा इस पर शामिल करूंगी। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपसे मैं जानने की चाह रही हूँ कि PTI की जो मखसूस नशस्तें हैं इस हवाले से जो फैसला आया है उसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, मतलब ये पाकिस्तानी कौम के लिए कोई फैसला नया नहीं था। ये ऐसा फैसला था कि जिसके बारे में जो हुकूमती मौक़िफ़ रखने वाले सहाफ़ी हजरात हैं, ये तज्ज़ियाकार हैं, वो पहले ही फैसले से एक रात पहले ही ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर चुके थे और मुतादिद प्रोग्राम्स में प्रिडिक्शन देते हुए आ रहे थे। लेकिन सर, मुझे ये बताया जाएगा कि KP में हुक्मरान इत्तेहाद की इतनी सीटें नहीं हैं जितनी की मखसूस नशस्तें उन्हें मिल जाएंगी। इसके बावजूद क्या ये सोचा समझा जा सकता है कि PTI ने जो आर्गुमेंट्स किए सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर वो मुदल्लिल गुफ्तगू थी या नहीं थी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें 12 जुलाई को फैसला तो PTI के हक में आया था, वो 13 रुकनी बेंच ने फैसला उनके हक में दिया था जी। एंड उस फैसले को एक माइनॉरिटी बेंच ने सेट असाइड कर दिया रिव्यू के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि देखें उसमें अक्सरियती फैसला 8 जजों का था, लेकिन जो फैसला जो होता है जिसमें जो फैसला कहा जाता है वो 13 जजों का था, तो उसको रिव्यू भी 13 ही जज कर सकते थे। और आप पता है ओरिजिनल बेंच जो था वो 13 जजों पर मुश्तमिल था। 2 जजों ने उसको पहले दिन ही उस रिव्यू पटिशन को डिसमिस कर दिया था। फिर 11 जजेस और 13 जजेस फिर भी नहीं बिठाए, शायद थे नहीं उनके पास, वो ऑल लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं थे। फिर आपने देखा कि एक दिन पहले बल्कि उसी दिन एक सीनियर जज ने, एक जज साहब ने अपने आप को उससे बेंच से अलग कर लिया, क्योंकि 10 लोग रह गए। तो अब 10 लोगों ने फैसला उनका जो था 13 मेंबर बेंच का फैसला इन 10 लोगों ने रिव्यू कर दिया। पहली बात तो मैं समझता हूँ ये हो नहीं सकता था, लेकिन वो हो गया। अब आप देखें खुद ऑर्डर के अंदर आप देखें वो कहते हैं कि हमने मेजॉरिटी फैसले को हमने सेट असाइड कर दिया। जो मेजॉरिटी फैसला तो 8 जजों का था, आप तो फिर भी 7 थे। तो अगर आप उसमें चले जाए, जबकि लॉ ये है कि बेंच चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, जज फैसला फुल कोर्ट का फैसला था। 13 जजेस उस वक्त फुल कोर्ट थे, चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच तश्कील हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि आप एक माइनॉरिटी बेंच कैसे एक बेंच के फैसले को आपने रिव्यू कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 12 जुलाई को ये फैसला आया, उसके बाद 2 और ऑर्डर्स बेंच ने किए, लेकिन वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। वो सीटें PTI को नहीं दी गई थी और उसके कितने कोर्ट्स के ऑर्डर आए। लेकिन यहाँ देखिए फैसला आते ही इलेक्शन कमीशन की आप साइट पे चले जाइए, वो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को मान लिया। क्योंकि देखिए ये बेंच बनी है, ये पैदावार है 26वीं तरमीम की, और 26वीं तरमीम लाई गई थी कि अदलिया को अपने ताबे करने
करने के लिए वो ताबे कर लिया तो गया ये है। जो और मखसूस आप नशिस्तों का देखिए जो फैसला फैसले है आ रहे हैं, आबिद जुबैरी साहब, ये 27वीं आईनी तरमीम की आमद है, फिर ये समझा जाए? बिल्कुल, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा था। ये देखिए, वो एक ज़माने पहले बात होती थी कि जज की बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन देके ही आपको पता लग जाता था कि वो क्या फैसला आएगा। तो हमें पता है कि ये जो 26वीं तरमीम, अब देखिए हमारे सबके केसेस 26वीं तरमीम को चैलेंज किया आज तक नहीं लगाए गए, आज तक वो केस नहीं चले कि 26वीं तरमीम आईनी है या नहीं है। लेकिन आप देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेट असाइड करके सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में, फौजी अदालतों में इजाज़त दे दी। आप देखें फिर ये 6 जजों का जो फैसला हुआ, आप देखिए ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का फैसला, फिर ये सारी शुरुआत तो पिछले चीफ जस्टिस ने की थी वो बल्ले के केस से। अब आप देखिए कि इसके अंदर चले एक डिबेट हो सकती है कि ये क्या सीटें SIC में जो उन्होंने शमूलियत की थी PTI ने, वो सही थी या गलत थी। लेकिन जब कोर्ट ने इस नतीजे पहुंची कि ये PTI ने इसलिए गलती की क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गलत ऑर्डर पास किया था। तो अगर ऑर्डर गलत था, उसके बाद इनकी गलती वो गलती नहीं मानी जाएगी, तस्वुर की जाएगी। चले आप कहते हैं जी SIC की सीटें नहीं थी, लेकिन ये क्या वजाज है कि जो सीटें बाकी माने गलीमत समझ के जो बाकी पार्टियों के अंदर तकसीम की जा रही है, उनकी तो उसके जो शेयर है उससे ज्यादा दे दी गई। अच्छा जुबैर साहब, एक और टेक्निकल मेरा सवाल है, उसके ऊपर भी आपने तवज्जो फरमानी। और जहां पे आपने अपना जुमला रोका ना कि आइन रीराइट, मैं ये एग्जैक्टली ये सवाल भी लेना चाह रही थी कि जरूरत से ज्यादा आपने जो है वो नशिस्तें प्रोवाइड कर दी, तो एक तरीके से हम इसको आइन को रीराइट करना ही समझेंगे ना, क्योंकि वहां ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपको नहीं मिलती तो उनको दे दी जाए। नहीं, देखिए बिल्कुल ये बात है, उनका आपको सीटें सिर्फ अपने जो जितनी आपकी सीटें होती हैं पार्लियामान के अंदर आज़ाद उम्मीदवार को मिला के उसके प्रोपोर्शनली आपको उसकी सीटें दी जाती हैं, ये हक है। तो आपके साथ तो ये लोग शामिल ही नहीं थे, तो इनकी सीटें आपको कैसे तकसीम की जा रही है? और आपकी माने आपकी सीट, आपकी उससे ज़्यादा आपको सीटें मिल गई, और यही खैबर पख्तूनख्वा में आप होने जा रहा है। देखिए सारी पेश रो है, 27वीं तरमीम इनको करनी है। आपने देखा कि 26वीं तरमीम भी किस तरह से की गई। पहले उस पिछले चीफ जस्टिस ने गलत ऑर्डर पास किया, उसको रिव्यू किया उससे, और उसके बाद ये सीटें कुछ चीजों पर मुझे आपसे गुफ्तगू करनी थी ताकि इसके बाद में डिबेट जनरेट कर सकती। पॉइंट आपका आ गया। अब जरा मैं अनवर रज़ा की तरफ जाना इसलिए चाहूंगी क्योंकि अनवर रज़ा साहब की भी आज एक बड़ी जगह अहम मुलाकात थी और अनवर रज़ा के पास भी कुछ खबरें हैं, ये इसमें तो कोई दुराहे नहीं। और अनवर रज़ा आप भी इस बारे में इशारा दे चुके थे, रिजवान रज़ी साहब भी अपने अक्सर मुताबिक प्रोग्राम में तजिया दे चुके हैं कि 27वीं तरमीम तो आनी ही आनी थी। लेकिन अनवर रज़ा, क्या कुछ बाकी रह गया था 26वीं तरमीम में होने वाला कि जिसके बाद अब 27वीं तरमीम में वो कसर पूरी की जाएगी? और दूसरा ये भी कि इलेक्शन कमीशन ने इस ऐसी फुर्तियां पहले तो कभी ना दिखाई जो वो आज दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। देखिए, जब से इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जब ये फैसला आया है उससे लेके अब तक आप देखिए कि चीज़ें किस तरह तेज़ी से तब्दील होती हैं और सियासी मंजरनामे में बहुत सारी तब्दीलियां हमें देखने में आई हैं। अब आप ज़रा इस पे आइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उसके बाद जो अब 1 से 2 दिन बाद जो है वो इस पर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा और ये जो नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF और बाकी जमातों में तकसीम होंगी, जिससे उनकी 2/3 अक्सरियत तो वाज़ेह है। और 2/3 अक्सरियत के बाद अब वो जो मर्जी चाहेंगे फैसला करेंगे। आईनी अदालत बनते वक्त हमने ये कहा था कि जब जो सियासी मुकदमात हैं, जो सियासी केसेस होंगे और आइन में जो तरमीम की जाएंगी, आइनी जो सुकम होंगे उसकी तशरीह जो है वो ये आइनी बेंच करेगा। और आपने देखा कि किस खूबी और किस महारत के साथ ये सारा कुछ किया गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 26वीं आइनी तरमीम में बहुत सारी जो चीज़ें रह गई हैं अब वो शायद 27वीं आइनी तरमीम में मुकम्मल कर ली जाएं। अब आप देखिए ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIF को ये ताना दे रही है कि आपने आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके पास भी खबरें बहुत होती हैं, जरा एक तरफ मुझे बताइएगा ये जो कयास आराइयां चल रही हैं कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो बढ़ाई जा सकती है, क्या इसमें कितनी हकीकत है? देखिए ज़रा आप ये भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिनात में से हो सकता है। आप देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान जो ये हुकूमत है ये उसकी फेवर में है। आप देखिए हर चीज़ को उन्होंने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। वो आप बसात एहतराम अदालतें देख लें, वो आप मीडिया देख लें, वो आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, वो आप बाकी सियासी जमातें देख लें। अब देखना जब आपके पास 2/3 अक्सरियत होगी तो आप जो चाहें ये फैसला कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप KPK की तरफ आएंगे उस पर भी मैं अपनी इनपुट दूंगा। आप देखिए कि जो चाहते थे ये हुक्मरान टोला उन्होंने वही किया। और आप देखिए इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन के बाद ये मखसूस नशिस्तों का फैसला कैसे हुआ, मखसूस नशिस्तें किन्हें मिलेंगी, उसके बाद 2/3 अक्सरियत आ गई। अब आपको 27वीं आइनी तरमीम के लिए सहारे की जरूरत नहीं है, ना मौलाना फजल रहमान की
जरूरत है और ना ही आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है। अब आप 27वीं आईनी तरमीम में जो मर्जी चाहें, जो 26वीं आईनी तरमीम में रह गया था वो आप कर सकते हैं। और ये वाकई इस पर मैं यही कह सकता हूँ कि बड़े मुल्क के वसी तर मफाद में होता क्या है कि जब आप हुकूमतों से हटते हैं फिर आपको ऐसी तरामीम होती हैं जो आपने की होती हैं, फिर आपको उनका अंदाजा होता है कि आपने क्या संगीन गलतियां की हैं। फिर जब आप अपोजिशन में होते हैं फिर आपको ये एहसास होता है कि जब हम हुकूमत में थे तो शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था। तमाम सियासी जमातें जब अपोजिशन में जाती हैं तो उनको फिर हुकूमत में अपनी की हुई गलतियों का एहसास होता है। शायद आप इस दौरे हुकूमत में तो अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इस तरह की तरामीम कर लें, इस तरह के गैर मकबूल फैसले कर लें, शायद वो आपके लिए तो बेहतर होंगे, लेकिन इस मुल्क के आइन के लिए, इसके जमहूर के लिए और पार्लियामान के लिए आइन का तो शायद हुलिया ही ज़हर अब तो कातिल काफी हद तक तब्दील हो चुके हैं। जो रही सही कसर है, जैसे आपने पहले भी कहा था 27वीं तरमीम की बासगश्त है और जाहिर सी बात है ये बातें होती हैं तो ही बाहर निकलती हैं। रिजवान रज़ी साहब, ऐसा क्या कुछ खास हो सकता है 27वीं तरमीम को लेकर कि इस मुल्क का जो आइन का नक्शा है वो काफी हद तक तब्दील हो जाएगा, जो पहले ना हो सका 70 सालों में वो अब होकर रह जाएगा? जी बिल्कुल, बयान करने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। 13 रुकनी फुल कोर्ट था जुडिशल, वो जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसमें से 2 जजेस फैसला दे के उठे थे, वो फाइनल जजमेंट में शामिल होगा। अच्छा, एक जज ने रिक्यूज किया है लेकिन उन्होंने अभी अपनी रीजनिंग लिखनी है, और एक जज ने इख्तलाफ किया जो है, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट किया था और इन्होंने रिव्यू अलाउ किया है। 8 रुकनी मेजोरिटी बेंच के फैसले को 10 अरकान ने अलाउ किया है, तो ये माइनॉरिटी जजमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये दोबारा जरा कंसीडर कर लिया जाए इस बात को कि 10 अरकान ने इसको अलाउ किया है, उस 13 रुकनी बेंच के 7 ने अलाउ नहीं किया। ये उस दिन जहालत फोड़ी गई, जिस तरह 8 फरवरी को फार्म 47 की जहालत फोड़ी गई, और वही टीम थी, वही मीडिया आउटलेट था, वही एंकर था जिसने फार्म 45 वाली जहालत फोड़ी थी, वही जो था उसने ये वाली जहालत फोड़ी। फॉर्म 47 को रोने वाली तो बात ही नहीं रही ना, उसी ने फोड़ी थी, लीड किया था फ्रंट से। अब तो पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की चीजें बहुत आगे निकल गई हैं। ऑन द फेस ऑफ इट 13 में से 3 जजेस ने उसको डिसअलाउ किया और 10 ने अलाउ किया, लेकिन चूंकि उसने मीडिया का पेस सेट कर दिया था, फिर हर किसी ने यही कहा। सर, आप प्रोपेगेंडा का पेस सेट कर रहे हैं। एक चीज मुझे बताएं ना, मेरी रहनुमाई के लिए भी ना रजी साहब, आप मेरे बड़े हैं, जाहिर सी बात है, सीखना समझना भी तो है। आप अक्सर कहते थे ना कि कहाँ लिखा हुआ था कि ये सीटें जो हैं वो पीटीआई को दे दी जाएं, उन्होंने तो मांगी भी नहीं ना। लेकिन सर, क्या आइन में ये लिखा था कि चले पीटीआई ने तो नहीं मांगी पर वहां से ले ली जाए, पीपल्स पार्टी को दे दी जाए, फलाने को दे दी जाए, ढिमकाने को दे दी जाए? इलेक्शन एक्ट पढ़ लीजिए, आपकी रहनुमाई हो जाएगी। उसके अंदर इसी प्रोपोर्शन से तकसीम होनी थी। अब आ जाइए, प्रोपोर्शन से तकसीम होनी थी ना, लेकिन किसी की सीटें उठा के किसी और को तो नहीं दे सकते ना। आज बात कर ही नहीं रहा कोई, और वो ये है कि बकौल पीटीआई के एक और विकेट गिर गई और बकौल दूसरों के या मेरे जैसों के एक साहब लोटा हो गए, और वो पीएमएलएन में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली, और मोर के ऊपर वो जीते थे, पीटीआई की उनके पास टिकट थी, और उसके बाद आज वो मुस्लिम लीग नून को प्यारे। ये वही मोर है कि जिसके पांव देखना पीटीआई वाले भूल गए थे शायद। हाँ, ये वो मोर होगा, लेकिन चोरों को पड़ गए मोर और मोरों को ले गए होर वाली बात जो पंजाबी के अंदर मुहावरा बोला जाता है, इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल गोइंग फॉरवर्ड देखिए, 27वीं तरमीम जो 26वीं तरमीम आई थी, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि होने जा रही थी, और जिसको उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने या सियासी इत्तेहाद ने नहीं होने दिया। आप देखिए 48 के करीब तरामीम थी, या 56 के करीब शुरू में आई थी, और 26 के करीब मंजूर हुई, बाकियों को ड्रॉप कर दिया गया, जिसके अंदर मीडिया गैगिंग भी शामिल थी, वो भी ड्रॉप हुई, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, और 26वीं तरमीम जो थी वो अप्रूव हो गई। उस वक्त भी किसी पीटीआई के रुकने पार्लियामेंट के वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। उसके बगैर वो 2/3 अक्सरियत से अप्रूव करवा ली गई थी, और कोई फ्लोर क्रॉसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अगरचे बहुत ज्यादा ये वाला था कि जनाब वो पीटीआई के अरकान फलां को वहां पे रखा गया था, फलां को वहां पे रखा गया था, लेकिन नौबत नहीं आई। ठीक है, अब तो खैर उनके पास इस तकसीम के बाद, या मुझे कहने की इजाजत दीजिए, इस बंदर बांट के बाद अब तो वो जो है 2/3 अक्सरियत से भी 10 नशिस्तें ज्यादा होंगी,
हुक्मरान इत्तेहाद के चले पास। शुक्र है आपने से बंदर बांट तो कहा, मैं हुक्मरान इस पे और इत्तेहाद के जुमला पास। दे देती हूँ कि नहीं, अंधा आप बांटे रहने दें, रेवड़ियां आप मुझे मुड़ कह- मुड़ आप अपनों मुझे में, कहने दें। इसका वो वाला हाल है। आप मुझे ही कहने दें। तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत हो गई, लेकिन ठीक। जिस तरह हमने 26वीं तरमीम के ऊपर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात देखे, और मेरा नहीं ख्याल कि 27वीं तरमीम जो है वो कोई आसानी से पास होगी, लेकिन चूंकि सिस्टम ने डिलीवर कर दिया है और सिस्टम स्मूथली चल पड़ा है हुक्मरान इत्तेहाद के बकौल, तो हो सकता है कि अब 27वीं तरमीम की नौबत ना आए। इसीलिए मेरे दोस्त अनवर रजा ने इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। निशात साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तो एक्सपेक्टेड फैसला था, चाहे कोई प्रोग्राम से बाहर बैठकर कहे चाहे प्रोग्राम में अंदर बैठकर कहे, पीटीआई भी इस फैसले से वाकिफ थी। और फिर वही बात आ गई ना, जब तज्जियाकार उनके तबसरे ये फरमा रहे हैं कि फैसला ऐसे होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चले सीटें आपने दे दी, लेकिन उसमें भी कोई आईनी वो समझ नहीं आता हुक्म के कहाँ पे लिखा है कि ये उनको नहीं दी तो उनको दी जा सकती हैं। ये भी तो था ना, जैसे सेनेट में नशिस्तें खाली पड़ी हैं, यहाँ पे की भी खाली रह जाती तो कौन सा कोई बड़ा भूचाल आ जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जो पढ़ा है, जो कानून मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैंने जो पढ़ा हो वो मुझे जरा और तरह से समझ आया हो, और बाज लोग जो है वो चाह के भी उसको समझना नहीं चाह रहे। अच्छा, ये जो सारे लोग तबसरे कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे कि इसका नतीजा यही ही आना है, आना था और आएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था और यही फैसला अब होल्ड होना था मेरी नजर में। मैंने जो कानून पढ़ा हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन का रूल है उसके मुताबिक, उसमें यही कहा गया है, ये मेंशन्ड है कि अगर कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं होगी तो नशिस्तें जो हैं वो बाकी पार्टियों में तकसीम की चले जाएगी। ये तो आपने कानूनी नुक्ता यहाँ पे बयान कर देना कि जो कानून आपने पढ़ा। मुझे ये बताइएगा, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब को क्या हुआ था, द मोस्ट बिलव्ड पर्सन, उन्हें उनकी जहानत और वो जितने फतीन हैं उनको पहले तो ये फैसले समझ नहीं आते थे, अब उन्हें रातों रात फैसले समझ आ गए, इजलास में बुला लिया उन्होंने। था वो जो फैसले आइन जिस फैसले के तहत आइन को रीराइट किया गया था उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन डिमांड की थी। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये किस तरह से ये फैसला दे दिया गया और इसको किस तरह से इस पे अमल दरामद किया जाए। वो आइन रीराइट था, ये आइन की करेक्शन की गई है। जो रीराइट किया गया था उसको दोबारा से दुरुस्त किया गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये 2/3 का एक बड़ा शोर पड़ गया है इस मुल्क के अंदर। पहले भी 2/3 अक्सरियत आती रही है और हमने नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत का हाल देखा था। ये दूसरा पॉइंट है जिससे लोग डरे बैठे हैं। जो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनको बड़ी परेशानी लगी हुई है 2/3 अक्सरियत की। तो 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान में क्या मायने रखती है, ये लोग हमारे जो सीनियर सहाफी हैं, पुराने दोस्त हैं, उनको इसका पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आती। आपको 27वीं आईनी तरमीम जो अभी पेश नहीं की गई, जिसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है, और मुझे उसकी जरूरत भी अब महसूस नहीं हो रही कि कोई ऐसी चीज हमें, हाँ हो सकता है कि कोई कानूनी हुक्म कहीं मौजूद हो 26वीं आईनी तरमीम में, या किसी कोई डिबेट हो सकता है उसकी एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन के लिए कोई चीज आ जाए तो आ जाए, लेकिन अदरवाइज तो आपको किस चीज की जरूरत। 27वीं आईनी तरमीम का शोर था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल का मसला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो है वो क्लियर कर चुकी है। अब किसी आईनी तरमीम की मेरी नजर में बजाहिर जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पहलू है, देखिए, जितना ये जो मैं और आप डिबेट कर रहे हैं, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, और कर देने के बाद जब आइन जो है वो दोबारा अपनी असल हालत में यही तो बहुत बड़ा मसला है ना। जब ये क्या कहते हैं केसेस अदालतों में लगे होते हैं, तब डर के तब भी नहीं हम बोल पाते कि तौहीन अदालत ना हो जाए। अब जब फैसले आ गए तब भी हम सोच समझ रहे हैं कि अब हम बोले या ना बोले, अब तो चले फैसला हो गया, तो बात फिर वहीं पर आ जाती है। रही बात इस चीज की कि आप कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी, इसके ऊपर बहुत सारे सवाले निशान लग रहे हैं। सर, इस मुल्क में 2/3 मेजोरिटी का होना ना होना बात पे लगाया जा जरूरी सकता है। नहीं है। मुझे जुबैरी साहब ने गुफ्तगू की, उस पर 100 सवालिया निशान है। आप जो गुफ्तगू करती हैं उसके ऊपर मैं 10,000 सवालिया निशान खड़े कर सकता हूं। इख्तिलाफ करना आपका हक है। से किया है जो अपना इंट्रो था उसके ऊपर मुझे बहुत सा आर्गुमेंट हो सकता है। सवालिया निशान कोई भी किसी बात पर लगा लेता है। हक है, मैं आपको मना नहीं कर सकती। आपके सवाल के उसमें मैं अपना सवाल ये डाल रही हूँ कि आपने कहा ना कि 27वीं तरमीम की जरूरत आपको महसूस होती हुई दिखाई नहीं दे रही। यही बात 26वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी भी कह रही थी, ठीक है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आई। चले, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आती हूँ तो कंटिन्यू करती हूँ कि आप बहरहाल आगे, जैसे निशात साहब कह रहे हैं, जाहिर सी बात है फैसला आ गया है, तस्लीम तो करना ही करना है। इसके बाद होगा क्या और केपी में इसके क्या असरात मरतब होंगे, ये डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इसमें तो कोई शख्स नहीं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इस पर मैं अगर कोई सवाल या निशान भी लगाऊँ ना तो शायद ये गलत होगा। ये इस वक्त शायद हर एक आम फहम आदमी को भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन इस जोड़ तोड़ के खेल में PTI का मुस्तकबिल क्या हो सकता है विफाक में और KPK में, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आबिद ज़ुबैर साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। सर, इस सारे सिनारियों में वो केसेस जो PTI के MNAs और MPs के हवाले से लगे पड़े हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 9 मई के सिलसिले में, उस पर आपको PTI का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? अगर वहां से भी MNAs की नाअहली हो जाती है तो विफाक में क्या पोजीशन रह जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, अब तो कोई इशू रहा नहीं है ना। देखिए, वफाक में उनकी क्या पोजीशन रहेगी? बाकी जो सीट है वो भी छीन लें उनसे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब जो 2/3 अक्सरियत तो मिल गई है उनको, तो वो अपने हिसाब से जो करना चाहेंगे करेंगे। उनको तो अब मेरे ख्याल से छोटी जमातों की अब ज़रूरत भी नहीं होगी। अब जो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलके जो चाहेंगे वो करेंगे। और देखिए, इशू ये नहीं होता कि क्या हो रहा है कि अब 2/3 अक्सरियत तो आप देखिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी मिली थी 2/3, फिर नवाज शरीफ को भी मिली थी, और अब फिर उन दोनों का फिर अंजाम देखिए क्या हुआ उन केसों में। आपके सामने तारीख़ ने क्या देखा हमने। और फिर देखिए, जब अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो आप देखिए कि ये जो होगा, ये अगर तरमीम इस तरह करेंगे। देखिए, हमारा एक बेसिक ढांचा है आइन का, उसे कहते हैं, हमारा आइन जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे काम करता है कि 3 इसके सुतून हैं बेसिकली। एक एग्जेक्टिव है, पार्लियामान है और अदलिया है। इसके एक बैलेंस है जो मैं समझता हूँ 26वीं आईनी तरमीम ने इस बैलेंस को हिला दिया है। अब वो 27वीं तरमीम हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बने ना हो, वो वक्त बताएगा। लेकिन जो भी देखिए, जैसे आपके एक तजज़िया अनवर साहब ने फरमाया कि देखिए, अगर आपके पास ताकत आ जाती है लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता, वो वक्त बदलेगा और यही लोग अच्छा, आबिद ज़ुबैर साहब, एक बड़ा मुख्तसर सा कमेंट कीजिएगा। आपने कहा ना कि 27वीं तरमीम हो या ना हो, आइन का ढांचा तो तब्दील होता हुआ सभी को नजर आ रहा है, लेकिन ये फरमाई दीजिएगा कि अगले महीने तक की डेडलाइन दे रखी है इन केसेस की जो है ना मुकम्मल समाअत और फैसले के हवाले से, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के रिमार्क्स थे कि इतने कम मुद्दत में मुकदमात मुकम्मल करना नामुमकिन सी बात है। तो ये बताइएगा, पाकिस्तान की जो मौजूदा अदालती निज़ाम है उसको देखते हुए आपको कुछ भी केसेस नामुमकिनात का खेल अब लगते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक जनरली एक व्यू होता है कि कोर्ट अगर कोई टाइम मुकर्रर करती है, अगर उससे आगे चला जाता है तो उसमें हो सकता है, अगर कोई वजूहात हो सकती हैं। देखिए, अदालत को इंसाफ के साथ फैसला करना होता है, और नीचे जितने ये फौजदारी मुकदमात हैं उसके अंदर शहादतें देनी होती हैं, और शहादत के ऊपर बर्डन जो होता है प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो साबित करे कि इस आदमी ने जुर्म किया है, और वो जब बारे सबूत करेंगे तो उसके बाद ही सज़ा हो सकती है। ठीक है, उन पर जल्दी होती है, जल्दी उनको करना पड़ेगा, उससे इंसाफ, अगर जल्दी में फैसला करेंगे तो इंसाफ को अपीलों में वो सेट असाइड हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो फैसले ज़्यादातर इनके अब खिलाफ होंगे, क्योंकि जुडिशरी अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई है। जो ये चाहेंगे वही उसी तरह के फैसले होंगे। और मैं आपको आपकी इजाज़त से एक बात करता चलूँ। आपके एक साहब ने फरमाया कि जी 10 बेंच का फैसला था, उन्होंने 8 बेंच के फैसले कर दिया। बिल्कुल इनको गलत बात कही। वो फैसला 13 जजों का होता है। माइनॉरिटी फैसले को भी मेजॉरिटी के साथ मिल के पढ़ा जाता है। यहाँ अगर 12 जजेस का फैसला था, रिव्यू बेंच उसी के बराबर होते। एक जज साहब ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, तो ये बेंच 12 की रह गई। 2 पहले ही जा चुके थे और 10 का फैसला आया, उसमें 3 माइनॉरिटी में 7 ने। और अगर आप मेजॉरिटी की बात करते हैं तो 7, वहाँ तो 8 के लोगों ने फैसला किया था, यहाँ तो 7 ने किया है। तो ये उससे दूसरी बात इलेक्शन लॉ में मुझे कहीं नहीं मिला। मैं भी आपके जो साहब हैं, उन्होंने मोहतरम साहब हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कानून पढ़ा उसके हिसाब से ये तकसीम उनमें होनी चाहिए। कौन से रूल 92 आप देख रहे, रूल 93 देख लीजिए इलेक्शन रूल्स का, इलेक्शन एक्ट में देख लीजिए, आइन में आर्टिकल 51 देख लें, कहीं निकला सिर्फ उनकी जो सीटें जो नेशनल असेंबली जिसमें इंडिपेंडेंट शामिल हो जाते हैं उसके हिसाब से PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको अकलियतों की और ख़वातीन की सीटें दी जाएंगी। ये कानून है। आप सेक्शन 9 पढ़ लीजिए, सेक्शन और रूल 92 93, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो उनको नहीं मिल सकती तो दूसरों में तकसीम हो जाए इस तरह से। सही है, ठीक है, पॉइंट आपका आगे रिजवान रज़ा साहब। मुझे ये बताइएगा, इस जोड़ तोड़ की सियासत में जिस तरीके से अब सीटें तकसीम की जा रही हैं, KPK में आपको PTI की हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? गवर्नमेंट उनकी खतरे में पड़ सकती है या अली अमीन गंडापुर साहब की जो वज़ारत आला है वो खतरे में पड़ सकती है? देखिए, एक तो मैं जो हूँ इस बात को रिकॉर्ड पे कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, कि अगर ज़ुबैरी साहब नुमाइंदगी कर रहे होते
सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या पीटीआई की, तो हो सकता है फैसला मुख्तलिफ होता, क्योंकि ये जिस मुअस्सर अंदाज के अंदर अपना केस रखते हैं और हमारे एक दोस्त हैं, उनके खिलाफ कराची में केस हुआ है, जुबैरी साहब उनके लिए वॉलंटियर किया हुआ है इन्होंने, अल्लाह इनका भला करे, और ये इतनी सफाई से उनको निकाल के लाए उस केस में से। तो इसलिए मुझे बिल्कुल खुशफहमी नहीं है, यकीन है कि अगर ये इस केस के अंदर नुमाइंदगी कर रहे होते तो नताइज मुख्तलिफ अच्छा, होते। बैरिस्टर साहब की वकालत से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जो जजेस साहिबान पुराना फैसला ही नहीं पढ़ रहे सर, हाँ। वो आबिद साहब भी क्या कहते हैं कि एड़ियां रगड़ रगड़ के दलाइल दे देते, तो उन्होंने कौन सा मान लेना, जुबैरी कौन साहब सा ने पढ़ा तस्लीम कर लेना था, जुबैरी साहब ने पढ़ा लेना था, मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, तो इसलिए मुझे पता है। अच्छा, अब आ जाइए आप ने जो सवाल किया था केपी की गवर्नमेंट। हाँ, देखिए कल जो मौलाना ने तकरीर की है, उससे पहले यही स्पेकुलेशन हो रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत के अंदर केपीके में कोई तब्दीली की हवा चलेगी। कल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बरसे हैं और कहा है कि हम आपके कहने के ऊपर नहीं चलेंगे, हम आपके कहने के ऊपर केपीके में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि नए इंतखाबात हों और नई असम्बली आए। अगर ये असम्बली के अंदर अदम एतमाद होता है, ये असम्बली में कोई मसाइल पैदा होते हैं, तो नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और नया मैंडेट आना चाहिए, और जो मैंडेट हासिल कर ले वो हुकूमत बना ले। तो उसके बाद मुझे तो केपीके के अंदर कोई तब्दीली की हवा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा। अब बाहर से अब आ जाइए, अगर चलेगी तो हो सकता है पीटीआई के वहाँ पे अपने को ग्रुप बने, सही, या पीटीआई के जो पैटर्न इन चीफ हैं वो गड्डापुर साहब के बारे में कोई फैसला कर दें कि मतलब कि उनको अपने ओहदे पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बाहर से या अपोजिशन की तरफ से बज़ाहिर कल की तकरीर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कर दी है, हाँ जी, उसके बाद मुझे तो कोई तब्दीली नहीं नज़र आती, और अंदर से जो है पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, उनका ग्रुप बहुत मजबूत है, तो मुझे तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सही। निशात साहब, आपको केपीके में गंडापुर साहब की तब्दीली या फिर हुकूमत की ही तब्दीली, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है सर सियासी मामलात को देखते हुए? सर म्यूट है मेरे ख्याल से निशात साहब। जी माजरत चाहता हूँ। देखिए, मेरी नजर में अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करने की जरूरत क्यों है, किससे जरूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनकी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है और वो जिन ताकतों या जिन कुव्वतों के आलाकार हैं, वो अगर उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो शायद अंदर हो या बाहर हो, जमात के अंदर हो या वफाक पे हो या सूबाई हो, उनको कोई किसी को छेड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी जरूरत है, क्योंकि वो बड़े बेहतरीन अंदाज में आप देख रही हैं कि दोनों जो है वो घर जो है वो उनको रख भी पा रहे हैं, उनको वो चला भी रहे हैं, वो इमरान खान साहब को भी खुश करने में कामयाब है और ताकतवर हलकों को भी खुश करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उनके होते ना उस तरह से तहरीक चल सकती है, और अगर कोई तहरीक चलने की कोशिश भी करे, अगर केपीके से निकल भी आए, तो इस्लामाबाद में वो शक्ल इख्तियार करती है तो कि जिसके वहां पे कोई छेड़छाड़ होती नजर नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी एफर्ट अच्छा, अभी तो कुछ फिर ऐसी मुझे चीज पार्लियामान का वैसी मुस्तकबिल बता महसूस दीजिए, नहीं हुई। पार्लियामान में पीटीआई का मुस्तकबिल बता दीजिए, वहां पर आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये 9 मई के मुकदमात के हवाले से फैसला आ जाता है तो डेफिनेटली जो दर्जनों एमएनएज हैं पीटीआई के वो डिस्क्वालीफाई है, फिर फ्यूचर क्या है वहां पर ऑपोजिशन में एज पीटीआई? अगर फर्ज कर ले, मैं अब थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लेता हूं कि ये जो सीटें, ये रिजर्व सीटों की बात हो रही थी, ये रिजर्व सीटें फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, तो उन्होंने पार्लियामान में क्या कर लिया था, 26वीं आईनी तरमीम तो फिर भी पास हो गई थी। तो इसलिए ये बहस नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है इस बहस का। मामला ये है, देखिए, सियासत को सियासत के तरीके से किया जाना चाहिए, पार्लियामान के रूल्स ऑफ बिजनेस को, पार्लियामान के सिस्टम को पार्लियामानी तरीके से चलना चाहिए। जब तक ये सिस्टम अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे नहीं, एक्चुअली इनके कोई फायदे ना पीटीआई को होगा ना किसी हुकूमत को होगा। पीटीआई जो है वो तादाद की बुनियाद पर कोई काम नहीं कर सकती पार्लियामान के अंदर इस वक्त, इस सिचुएशन के अंदर। वो था, ठीक है, एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की ऑफर दी थी, उस वक्त अगर
पीटीआई सेंसिबली उस वक्त काम करती तो मुमकिन था, लेकिन अब जिस सिचुएशन में इस वक्त हुकूमत है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, उसको वेट करना पड़ेगा, उसको अपना अपोजिशन का किरदार अच्छे तरीके से निभा कर आगे बढ़ना चाहिए और आइंदा इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब आप आइंदा इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ने वाला आपको कोई वो नजर नहीं आ रहा, इस तरह का होता हुआ फैसला। चले अनवर साहब से जरा मैं खबर ले रही थी। अनवर साहब, क्या नजर आ रहा है आपको? केपीके में अक्सर आप मौलाना साहब की सियासत के भी बड़ी करीब करीब से जो है वो निगाह रखते हैं, क्या सोच रहे मौलाना? और जैसे अभी रिजवान साहब ने कहा ना, उनकी तकरीर का हवाला दिया था, मौलाना साहब को आप भी जानते हैं, वो कहते कुछ हैं, वो करते कुछ हैं। ज़रा देखिए, अगर मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मैं KPK की अक्सरियत पर जाऊं तो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास 53 नशिस्तें हैं मखसूस नशिस्तों के बाद, और उन्हें 20 नशिस्तें चाहिए, अराकीन चाहिए। 73 जब होगा तो हुक्मरान इत्तेहाद वहाँ पर तब्दीली ला सकता है। ये तो मैं आपको टेक्निकल और जो मखसूस नशिस्तों के बाद का फैसला उस पर बता रहा हूँ। अब जरा जो पोलिटिकल इंडिकेशन है उस पर गौर कीजिए। पंजाब में 26 जो अपोजिशन के अराकीन है उनकी मुअत्तली, और उसके बाद वहाँ पर जो अददी अक्सरियत कैसे बनी और क्या हुआ वो अपनी जगह पर मौजूद है। और दूसरा जो आपने KPK से मुतालिक स्पेसिफिक सवाल किया जरा मौलाना फजल रहमान साहब से मुतालिक, वो जरा सुन लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती फिलहाल इस वक्त तक, आइंदा आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होता क्या नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान साहब का इतना सख्त स्टेटमेंट इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो KPK के अंदर तब्दीली लाए। वो क्यों कर रहेंगे आप जरा गौर कीजिए, जब उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर जैसे वो चाहते हैं वैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून का कोई CM वहां पर लाकर बिठा दिया जाए? देखिए, क्या उन्हें नहीं पता कि KPK के अंदर क्या हो रहा है? वो तो बड़े खुश हैं इस सारी सिचुएशन के साथ, और वो सिचुएशन ताकतवर हलकों को इस वक्त जो KPK के अंदर है वो उन्हें सूट कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का CM जो है, जो ताकतवर, जो शायद पीपल्स पार्टी, नून या फिर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं कर सकते, वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, किसको इतने स्मूथ माहौल में अपने लिए मुश्किलात पैदा करने की जरूरत है? लिहाजा मुख्तसर सा वो बताइए, क्या अली बीन गंडापुर साहब मुस्तकबिल के वो हैं, शहबाज शरीफ हैं? मतलब मैं ओहदे के हवाले से तो बात नहीं कर रही, पर उनका जो तर्ज सियासत है उस हवाले से बात कर रही हूँ। ना ना ना, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है शहबाज शरीफ से साहब के साथ। आप जरा गौर कीजिए, उनको मैक्सिमम जो उनको ये ओहदा मिलना था वो उनको ये ओहदा मिल गया। उन्हें पता है कि ये आखिरी मरतबा उन्हें ये CM का ओहदा मिला है। इस पर जरा गौर कीजिएगा आप कि आखिरी मरतबा उन्हें ये CM का ओहदा मिला, इसके बाद शायद उनकी ये सियासत इस तरह ना हो। वो मुंतखब MP तो हो सकते हैं KPK में, लेकिन इतना बड़ा ओहदा उन्हें शायद फिर ना मिले। दूसरी बात, जितनी मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं वो मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। तो मुझे बताएं, इन मुश्किलात में अगर आपको सेफ पैसेज मिल रहा है, आप CM हैं, आप वहां पर जो दिल चाहे कर रहे हैं, आप माल भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आपको क्या जरूरत है आपको हटाने की? और आप सभी की गुफ्तगू ये इशारा दे रही है कि जो मकासद मौजूदा हुकूमत ने हासिल करने हैं इस निज़ाम से, वो हासिल हो। उसमें मौलाना का KPK में गवर्नमेंट बनाना ना बनाना कोई चंबे की बात नहीं, वो अली अमीन के होते हुए भी उनके काम हो रहे हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वज़ारत ख़ज़ाना ने जो माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी कर दी है, और उसके मुताबिक तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफा हुआ है, जबकि सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई है। और वज़ारत ख़ज़ाना की जो माहाना मौशी रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि बैरूनी सरमायाकारी में 14.4% कमी देखने में आई है। नशाद साहब, ये हुकूमत तो कहती थी कि ओवरसीज़ का हम पर बड़ा एतमाद है, बाहर से सरमायाकारी लेकर आएंगे, तो ये इसको फिर मैं एतमाद का फुकदान समझूं? कमी की वजूहात आपको क्या नजर आ रही है बैरूनी सरमायाकारी की? मेरी नज़र में तो देखिए, सरमायाकारी वहां आती है जहां पर जो है ना, जब तक वो मौजू हालात ना हो, सरमायाकारी आ नहीं सकती। उसके लिए ही जो खुसूसी सहूलतकारी जो काउंसिल थी वो कायम की गई थी। उसने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रपोज कर रखे हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा जाता है कि उसके एग्रीमेंट्स जो हैं वो किसी भी वक्त साइन हो सकते हैं। ये सारी बातें जो है वो हम सुनने को हमें मिल रही हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि देखिए, जब तक आपके मुल्की हालात कारोबार के लिए, खासतौर पर सरमायाकारी के लिए साजगार नहीं होंगे, तब तक आपके यहाँ सरमायाकारी आ नहीं सकती। खासतौर पर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी हम बात करते हैं कि आपके यहाँ, तो देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो आपकी स्टॉक मार्केट या आपका मुकामी कारोबारी शख्स जो है वो भी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खींच लेता है। तो जब मुकामी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो बाहर से कोई आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू जो हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं
कि हमें तो सर वो जो 200 policies दर्जन के ऊपर तो करीब ये वो हो realization- चुके हैं मुआहदे शोहदे, जिसमें अलबैक भी आना था और पता नहीं क्या क्या आना था, वो भी फिर नहीं आ रहे, वो भी हवा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, वो यकीनन उनके ऊपर काम जारी है, वो जितने भी मुआहदे होंगे वो हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एफडीआई का एक जो फ्लो होता है ना, हाँ जी। वो उस सूरत में डेवलप होता है जब आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आपका इकोनॉमिक साइकिल जो है वो पूरे तरीके से उसका पहिया घूम रहा हो, और उसके लिए जो जो माहौल चाहिए, वो माहौल जब बन जाता है तो खुद बहुत सरमायाकार जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं आपके मुल्क के अंदर। अच्छा ठीक है, चले वक्त वैसे ही मुख्तसर है मेरे पास इस सेगमेंट के लिए। रजी साहब, निशात साहब कह रहे हैं माहौल जो है वो साजगार नहीं है, और हम जो देखें हैं जिस तरीके से हुकूमत बात करती है उसको तो देखकर ऐसे लगता है कि पांचों घी में और सर कढ़ाई में, फिर भी माहौल साजगार नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कि माहौल साजगार नहीं है। मैं बड़ी माजरत के साथ, देखिए अलबैक जो है उसकी तो पहली ब्रांच का इफ्तिताह हो गया कराची में और आरामको भी आ गया है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इन्होंने कमा के पाकिस्तान से लेके जाना है ना। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या ख़ास तौर पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में या किसी प्रोजेक्ट के रिवाइवल के अंदर जब कोई सरमायाकारी आएगा, 2 अरब 2.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी तो रूस ने भी कमिट की है ना पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर कि हम उसको बहाल करके देंगे आपको। लेकिन ये सारी कमिटमेंट अपनी जगह के ऊपर फ़िलहाल जिस लेवल पे हम पहुंचना चाह रहे थे वो लेवल पे तो हम नहीं पहुंच पाए ना। ज़र मुबादला के ज़खायर अगर 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का रोल ओवर नहीं देता चाइना हमें, तो उस लेवल से नीचे चले गए थे जिस पे IMF की कंडीशन के तहत हमें रखने हैं। और बाय द वे 35 रुपए तो जो सर ये जो रोल ओवर हुआ है, इसका आम आदमी की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? ये तो मुस्बत सिर्फ या हम मनफी? मैक्रो की बात कर रहे हैं। 35 रुपए जो हुकूमत ने बिजली के बिलों से ख़त्म किए हैं टीवी वाले, वो भी IMF की शर्त थी कि भाई ये आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है, इसको तो ख़त्म करें। तो वो उनकी शर्त पे कहने के लिए खर्च ख़त्म किए गए हैं। लेकिन देखिए अभी तक उससे क्या फाका होगा? अभी तक पाकिस्तान जो है, अब आ जाइए इस बात के ऊपर, आप तमाम 3500 रुपए का तो टैक्स दे देते हैं हमारे अब आम आदमी। ज्यादा ना ज्यादा, ये मैं मुख्तसर सा बता रही हूँ, हाँ, कम से कम मतलब कि 70,000 का बिल है तो उसमें 35,000 हाँ। टैक्स होता है और 35,000 रुपया जो है हाँ। वो बिजली की कीमत होती है। आटे में नमक जो होता है ना, ये नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन इस पे आ जाइए, देखिए इस वक्त जो भी बयानात आ रहे हैं, गुज़िश्ते दिनों रोबियो साहब की कॉल्स आई हैं दो जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके अंदर भी वो AI का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि जो मौजूदा जनरेशन है ना जिसके अंदर फिजिकल चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं जी। उसके अंदर तो पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि कोई बाहर से सरमायाकार आए और उन इंडस्ट्रीज को खरीद ले। तो ये IT ही एक ऐसा शोबा रह जाता है जिसके अंदर कोई सरमायाकारी आ सकती है और वो रोजगारी जनरेट कर सकती है। तो इसलिए अब थोड़ा सा उसकी तरफ। अच्छा अनवर रजी साहब तो कह रहे हैं कि ये जो चीन से कर्जा रूल ओवर हुआ है, इससे भी कोई आम आदमी की जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो दुआएं करते हैं कि आदमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो जाएं, तो चले हुकूमत हम पे थोड़ा बढ़ाने जा रहे हैं, 10 रुपए 15 रुपए लीटर कर लो। तो अनवर साहब मुझे ये बताइए, उसमें भी 15 रुपए का कह रहे हैं कि इजाफा हो जाएगा, 10 तो का करेंगे, 10 का करेंगे, 15 कह के चले सर, 10 रुपए हो या 12 रुपए हो तो इजाफा ही रहा ना। आदमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद भी कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर क्या समझे हम? रिलीफ इसलिए नहीं है, देखिए ना ज़रियाब, हुकूमत के पास आमदन के ज़राए नहीं है। हुकूमत हम पर टैक्सेस लगाकर जो उनके अखराजात है वो पूरे करते हैं, जो उन्होंने कर्जों का सूद अदा करना है वो करते हैं, तो ये सारा कुछ उन्होंने हमसे निकालना है, ये तो तयशुदा। और आप देखें नहीं, इस बात से मैं अग्री नहीं करूंगी। ज़राए इनके पास बहुत नहीं है। फाइनेंस बिल की जो रिपोर्ट आई है, इसमें 50 से ज्यादा ऐसे शोबे हैं जिन पर उन्होंने टैक्स छोड़ दिए। नीयत नहीं है हुकूमत की। देखिए ना, ये तो ज़राए वो ज़राए हैं ना जो बड़े ताकतवर हल्के हैं और जो अपने इनके हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया, और टैक्स तो आप पर लगाया ना, मुझ पर लगाया, तो वो इधर से पूरा करेंगे। देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से आपकी सनती तरक्की का और माशी तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो अल्लाह ताला के फजल से आपको पता है कि कितनी है। अब आप देखिए इनके इंडिकेटर्स और इशारे देखिए, वो इनके लिए तो ठीक है, रोल ओवर जो कर्ज हुआ है चीन की तरफ से वो गवर्नमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका आम आदमी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, उसके बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, कीमतें आसमान को छूती हैं, कम नहीं होती, उसी जगह पर बरकरार रहती है। तो मुझे बताइए आम आदमी की जिंदगी में
कहाँ तक कोई सहूलियत दी जाएंगी। जब तक आम आदमी को और हकीकत ग्राउंड में आप हमें नजर नहीं आएगी कि ये आवाम को रिलीफ मिला है, उस वक्त तक तो हम बिल्कुल यही कहेंगे कि हुकूमती इंडिकेटर अपनी जगह पर, उनको तो शायद फायदा होगा हाँ जी। आदाद शुमार का, लेकिन आम आदमी की जिंदगी वनरेबल है और शायद उससे भी ज्यादा होगी। बैरिस्टर साहब, अभी जो अनवर रज़ा साहब बात कर रहे थे ना कि हुकूमत के पास शायद ज़राए नहीं है, मैं अगर ज़राए गिनवाना शुरू कर दूं तो यहाँ पे फहरिस्त बहुत तवील है और आज भी फाइनेंस बिल की रिपोर्ट आई हुई, इसमें 50 से ज़ायद ऐसे शोबे हैं जिनको उन्होंने टैक्स छोड़ दिए। माशाल्लाह, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फिर सर्विसेज कॉर्पोरेशन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सुप्रीम कोर्ट वाटर कंजर्वेशन अकाउंट, इसके अलावा बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, पता नहीं और क्या क्या। तो एक इन्हें गरीब आदमी मिलता है टैक्स लगाने के लिए। मुझसे जी बिल्कुल। देखिए, पहली तो बात ये, जो आपके बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF हम लोग खुद तो जाके हर किसी से भीख मांग रहे होते हैं, तो कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा। और आप देखिए, हमारे सारा बोझ जो होता है चंद ख़ासतौर पे जो आपकी सैलरीड क्लास है उससे टैक्स रिकवर होता है। बाकी तो आप देखिए हमारे टैक्स की शरह रिकवरी की है कितनी, तो आप GDP का कितना आपका वो उससे वो होता है, तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। और आप बताएं, आपने अभी फरमाया कि इतनी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स की छूट दे दी गई है। सही बात है, ज़्यादातर टैक्सेस तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। आप तेल की कीमत देख लीजिए, आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है इधर सर। जो आप बिजली का बिल देख लें, जब आपके यहाँ बिजली गैस वगैरह इतनी ऊपर जाएगी, कौन यहाँ सरमायाकारी करने आएगा। जब भी ये वियतनाम और बांग्लादेश और मुल्क आपसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ वो अपने इंडस्ट्री को उठाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को उठाते हैं। आप सिर्फ IT के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करें, हाँ बहुत बड़ा स्कोप होता है, लेकिन आपकी हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। बाद में लिथुआनिया एक छोटा सा मुल्क है, उसकी 30 लाख आबादी है, 54 बिलियन की उसकी एक्सपोर्ट है। आप ये देखिए कि इन मुल्कों से आपका मुकाबला आप कैसे करेंगे। आपका बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम ही गलत है। आप एग्रीकल्चर पे आपका टैक्स इस तरह नहीं होता, सिर्फ उशर वगैरह आप लगा देते हैं। प्रोविंशियल टैक्स होता है, वो इलेक्शन से पहले लोग भर रहे होते हैं। तो ये जब तक आप टैक्स अपना सिस्टम नहीं सही करेंगे और इसको मॉडर्न लाइंस पे नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मरे हुए इंसान से और कितना निकालेंगे। एग्जैक्टली ऐसे मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब जो गरीब बंदा है वो यहाँ से गर्दन से पकड़ रखा है इस हुकूमत ने और जोरदार तरीके से दबा के ना बस उसी से टैक्स लेना चाह रही है हुकूमत। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।